अध्याय 5 विवाह समारोह। जिया क्विंग्यू दो दुल्हन सहेलियों की बाहों के बीच दिखाई दी। उसने अपने सिर के ऊपर लाल फीनिक्स कोरोनेट पहना हुआ था। फीनिक्स कोरोनेट से मोतियों का एक बढ़िया पर्दा उसके पूरे चेहरे को पूरी तरह से ढकने के साथ साथ उसकी वर्तमान अभिव्यक्ति को भी छिपा रहा था। उसके मुलायम और चमकदार काले बाल धीरे से उसके कंधों के पीछे गिर गए। उसका सीधा लाल रंग का गाउन 4 खुशियों के बादल पैटर्न में सजाया गया था और बेल्ट उसकी पतली संकीर्ण कमर को अच्छी तरह से प्रदर्शित कर रहा था। उसकी बेल्ट पर अति सुंदर जेड से बना एक आकर्षण लटका हुआ था, जबकि उसके लटकन पर मोती लटक रहे थे जो उसके सुनहरे जूते से मेल खा रहे थे। ये महत्वपूर्ण विवरण बने उसका शानदार पहनावा पहले से भी अधिक चमकदार है। जिया क्विंग्यू धीरे धीरे दुल्हन की सहेलियों की बाहों में जियोचे के पास आई और उसका हर कदम हल्का और सुरुचिपूर्ण था, जैसे कि वह बादलों के पार चल रही हो। एक साधारण व्यक्ति ऐसे दिखेंगे जैसे वे चल रहे हों, लेकिन अगर वे उसके शरीर में हो तो वे बादल के ऊपर सवार परी की तरह दिखेंगे। उसकी सामान्य मुद्रा पहले से ही इतनी सुंदर थी और जियोचे ने आंखों के लिए ऐसा आनंद देखा। जिया क्विंग्यू अंततः गाड़ी के सामने आ गई और दोनों दुल्हन की सहेलियां पीछे की ओर झुककर चली गईं। ब्लू विंड एम्पायर की शादी की परंपरा के अनुसार दूल्हा दुल्हन को दुल्हन की कुर्सी पर लाएगा। जियोचे ने आगे बढ़कर जिया क्विंग्यू की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। जिया क्विंग्यू ने सुंदर ढंग से अपना हाथ उठाया। हालांकि जैसे ही जियोचे ने जिया क्विंग्यू के हाथों को अपनी हथेली में लिया, एक चुभने वाली ठंडी ऊर्जा जियोचे के हाथ पर फैल गई और उसका पूरा दाहिना हाथ दर्द से अकड़ गया, आधा स्थिर हो गया। जैसे ही जियोचे ने मौन उदासीन भाव के साथ अपना हाथ नीचे किया, कड़कड़ाती ठंड का एहसास धीरे धीरे गायब हो गया। जब बर्फीली ठंड ने उस पर प्रहार किया तो उसकी भौहों के बीच एक सिकन के अलावा उसने कोई अन्य अभिव्यक्ति नहीं की और न ही हल्की सी आवाज निकाली। यदि कोई जिया क्विंग्यू के बढ़िया मोतियों का पर्दा खोलता है तो उसे उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमकती हुई दिखाई देंगी और फिर एक बार फिर ठंडी हो जाएंगी। जियोचे घोड़े पर बैठ गया और बारात बड़ी ताकत और जोश के साथ आगे बढ़ी। जिया कबीले की शादी की टीम कुछ ही समय बाद जियो कबीले की दिशा में चल पड़ी। अगले 1.5 घंटे के बाद जुलूस जियो कबीले के मुख्य द्वार पर लौट आया। यह लंबी यात्रा सहज और शांत थी, जिससे उन लोगों को निराशा हुई जो किसी भी नाटक के विकास की आशा कर रहे थे। जियोली पहले से ही द्वार पर था और अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़ा था। अफसोस की बात है कि जियोचे के लिए आए लोगों की संख्या को एक हाथ से गिना जा सकता है। अधिकांश मेहमान जियोली और जिया कबीले के लिए आए थे। जियोली की प्रसिद्धि और जिया कबीले के संबंध के साथ कई मेहमानों को देखा गया। जियो कबीले के घर के प्रवेश द्वार के बाहर कार्यक्रम देखने आए लोगों की संख्या अनगिनत थी। सड़कें इतनी भरी हुई थीं कि पानी की एक बूंद भी अंदर नहीं जा सकी। ये सभी लोग फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 सुंदरी की शादी के लिए आए थे। शोर के बीच जिया क्विंग्यू की दुल्हन की गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। पर्दे का एक कोना खुला जब उसकी नौकरानी जिया डोंगलिंग ने धीरे से कहा, मिस, हम आ गए हैं। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। बाद में एक हाथ आगे बढ़ा और जिया डोंगलिंग ने धीरे से अपनी बाहें नीचे कर लीं। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकली, बहरा कर देने वाला माहौल अचानक शांत हो गया और उसकी जगह एक के बाद एक गहरी सांसें आने लगीं। लगभग दोपहर हो गई थी। हल्की धूप उसके फीनिक्स कोरोनेट पर प्रतिबिंबित हो रही थी, जबकि उसका लबादा हवा के विपरीत आकर्षक रूप से चमक रहा था, जिससे किसी की भी आंखें धुंधली हो जाती थीं यदि वे बहुत लंबे समय तक देखते। उसके बाल उसके सिर के ऊपर एक जूड़े में लिपटे हुए थे और उसके सिर को ढांकने वाला फीनिक्स कोरोनेट 4 परतों वाला था। ऊपरी परत बढ़िया सुनहरे हेयरपिनों से सजी हुई थी, जबकि नीचे की ओर कई सुनहरे फीनिक्स उत्कीर्णन थे। साटन लाल सुनहरा फीनिक्स कोरोनेट लहराते मोती लटकन की एक झालर में विस्तारित हुआ। हालांकि उसका चेहरा खुला नहीं था, उसकी आंखें और होंठ आंशिक रूप से छिपे हुए थे लेकिन आंशिक रूप से उजागर थे। उसकी सुंदरता बेहद बेदाग थी। अदम्य सांसों की आवाज एक दूसरे से टकरा रही थी क्योंकि बहुत से लोग सीधे सामने की ओर देख रहे थे, वास्तविकता में वापस आने में असमर्थ थे।
यह जिया क्विंग्यू के करिश्मे की शक्ति है, क्योंकि यह सब उसके चेहरे को उजागर किए बिना हुआ। केवल उसकी आभा और मुद्रा के आधार पर वह अभी भी एक परी की तरह लग रही थी जो सीधे एक पेंटिंग से बाहर आ गई थी। उनकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाता था। जिया डोंगलिन ने जिया क्विंग्यू के हाथ के चारों ओर एक लाल रेशम का पट्टा लपेटा। स्वाभाविक रूप से सैश का दूसरा सिरा जियोचे के हाथ से बंधा हुआ था। जैसे ही वह काठी से उतरा, जियोचे मुस्कुराया और जिया क्विंग्यू को ब्रेजियर के पार ले जाने के लिए आगे बढ़ा। वे जियो कबीले के दरवाजे पर मंडराए और सीधे हॉल में चले गए। जैसे ही वे जियो कबीले के मुख्य द्वार से दाखिल हुए, शोर कम नहीं हुआ। गति बनाए रखने के बावजूद जियोचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से चाहता था कि शादी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उसकी प्यारी बेटी की शादी के लिए आवश्यक है। जियोली और जिया होंगी हॉल की सबसे ऊंची सीट पर बैठे थे। जब उन्होंने जियोचे और जिया क्विंग्यू को प्रवेश करते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लाल कालीन के दोनों ओर गुलाबी चंदन की कुर्सियों की 3 पंक्तियां थीं, जो पहले से ही लोगों से भरी हुई थीं। जियो कबीले के नेता लॉर्ड जियो यूनहाई जियो कबीले के अन्य 4 बुजुर्गों के साथ वहां मौजूद थे। जैसे ही जियोचे एक प्रसन्न मुस्कान के साथ अंदर आया, उनके भाव सतह पर शांत हो गए, लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्होंने तिरस्कारपूर्वक व्यंग्य किया। जियो कबीला एक ऐसा कबीला था जो कई पीढ़ियों से प्रोफाउंड के तरीकों का अभ्यास करता था। कबीले में अपंग गहरी नस के साथ जियोचे का जन्म होना जियो कबीले के लिए शर्म की बात थी। यदि वह 5वें बुजुर्ग जियोली का पोता नहीं होता तो उसे अंदर रहने के बजाय पहले ही निष्कासित कर दिया गया होता, जैसा कि वह अब था। और यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि वह उच्च से विवाह करने वाला था, जिया कबीले की प्रोफाइल बेटी, उन्होंने घटनास्थल पर उपस्थित होना तो दूर, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जहमत भी नहीं उठाई होगी। जियोचे के संबंध में यदि वे उसका नाम सुनते हैं तो वे केवल कचरा शब्द के बारे में सोचते हैं और ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें यह भी याद नहीं है कि वह कैसा दिखता था। गहरे आकाश महाद्वीप में यदि किसी के पास इसे बनाए रखने का कौशल नहीं है तो वह सम्मान का पात्र नहीं है। यह एक कड़वी सच्चाई और एक सार्वभौमिक सत्य था जिसका कई लोगों ने पालन किया, यहाँ तक कि एक ही कबीले के सदस्यों के प्रति भी। युवा जियो पीढ़ी के चेहरों पर भाव भी आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। उन सभी की नजरें जियो क्विंग्यू पर थीं और उनकी नजरें उनके अदम्य आकर्षण को झुठला रही थीं। जैसे ही उनकी नजरें जियोचे की ओर बढ़ी, उनकी आंखों में नग्न ईर्ष्या फूट पड़ी। जियो कबीले के बाहरी शिष्यों ने हमेशा इस स्थायी रूप से विकलांग व्यक्ति को हे दृष्टि से देखा था और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के अप्राप्य नंबर 1 खजाने से शादी करेगा। विवाह मंडप में उन 2 लोगों के मन में जो असहज भावना उत्पन्न हुई वह मरी हुई मक्खियों को कच्चा खाने के समान थी। शादी के प्रभारी व्यक्ति लॉजिस्टिक्स मैनेजर जियोडे थे। उसकी चीख पुकार पर विवाह समारोह शुरू हुआ। समारोह के मास्टर ने पहले दूल्हा और दुल्हन का परिचय कराया और फिर मिलने आए विशिष्ट अतिथियों की सूची में से नाम पढ़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जियोचे की अभिव्यक्ति तटस्थ रही, लेकिन उसके दिल में पानी की लहरें टकरा रही थीं। उसके बाद समारोहों के मास्टर ने जो कुछ भी कहा वह कुछ ऐसा था जिसे जियोचे सुनने की जहमत नहीं उठा सका, क्योंकि वह बार बार उस समस्या पर विचार कर रहा था जिसकी उसे वास्तव में परवाह थी। जब उसके हाथ जिया क्विंग्यू के हाथों से मिले तो उसे जिया कबीले में अचानक कौन सा अजीब एहसास महसूस हुआ। क्या यह किसी प्रकार की गहन शक्ति थी? लेकिन उन्होंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में ऐसी रहस्यमयी शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना था। जिया क्विंग्यू के लिए 16 साल की उम्र में एलिमेंटरी प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर तक पहुंचना वास्तव में एक अद्भुत उपलब्धि थी, लेकिन वह अभी भी 10वें एलिमेंटरी प्रोफाउंड दायरे के सबसे निचले बिंदु पर थी। यह कैसे संभव था कि वह बिना आवाज के ऐसी बर्फीली ठंडी आभा छोड़ सकती थी जिसने वास्तव में उसकी पूरी बाह को पूरी तरह से स्थिर कर दिया था? वह कौन सी आश्चर्यजनक रहस्यमय शक्ति थी जो इस स्तर पर प्रदर्शित की गई थी? या क्या यह जिया क्विंग्यू की छिपी हुई ताकत थी जो प्राथमिक गहन क्षेत्र के शिखर 10वें स्तर तक पहुंच गई थी? समारोह के संचालक की आवाज बंद हो गई। एक संक्षिप्त विराम के बाद उनकी आवाज 8 सब तक ऊंची हो गई।
पहले स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करो। ज्योचे का दिमाग तेजी से घूम गया जब उसने दरवाजे की दिशा में स्वर्ग और पृथ्वी की ओर झुकते हुए अपनी आंख के कोने से जिया क्विंग्यू को देखा। बड़ों को दूसरा प्रणाम। दोनों लोग बैठे हुए जिया होंगी और जियाओली की ओर 180 डिग्री घूमे और झुके। जियोली ने दृढ़ता से सिर हिलाया और जियोचे और उसकी नई पोती की ओर प्यार से मुस्कुराया। जिया होंगी भी मुस्कुराईं और प्रसन्न हुईं। पति और पत्नी अदलाबदली करें। जियोचे का शरीर जिया किंग्युए की ओर मुड़ गया और उसी समय जिया किंग्यू भी उसकी ओर मुड़ गया। इस त्वरित कार्रवाई ने न तो कोई हिचकिचाहट रोकी और न ही देरी से जियो कबीले की युवा पीढ़ी के सभी सदस्यों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अपने विचारों में उनका मानना था कि जिया क्विंग्यू ने स्वेच्छा से उस अपंग कमीने के साथ इस विवाह में प्रवेश नहीं किया था, बल्कि जिया कबीले द्वारा उसे आने के लिए मजबूर किया गया था। उनकी निराशा के लिए इस क्षण तक भी जिया क्विंग्यू की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं था। उसके कथित रूप से असफल भागने के लिए रस्सी की कोई रेखाएं भी नहीं थीं, जैसा कि उन्होंने घटित होने की कल्पना की थी। दोनों लोग झुके और जैसे ही वे दोनों एक दूसरे की ओर झुके, जियोचे ने मन के पर्दे के अंतराल से ठंडी आंखों को झांकते हुए देखा। ठंडी बर्फीली आंखें जिनमें भावना का कोई निशान नहीं दिख रहा था। आमतौर पर ऐसे क्षणों में भीड़ उत्साहपूर्ण तालियां, जोर से हंसी और जयकारे लगाती थी, लेकिन केवल कुछ ही लोगों ने प्रामाणिक रूप से विवाहित जोड़े के लिए तालियां बजाईं। यह काफी अजीब था। वास्तव में पांचवें बुजुर्ग को बधाई दी जानी चाहिए। पहले बुजुर्ग जियोली, जो जियो यूनहाई के बगल में बैठे थे, ने अपने शब्दों में एक सन की विचित्रता के साथ कहा, मैं सभी 5 बुजुर्गों की शुभकामनाओं के प्रतिनिधित्व में आपको बधाई देता हूं। यहाँ तक कि प्रथम बुजुर्ग जियोली, जो जियो यूनहाई के बगल में बैठे थे, ने भी उनके शब्दों में अजीब निंदनीय तिरस्कार सुना। दूसरे बुजुर्ग जियोबो उसी विचित्रता के साथ हंसे जो पहले जियो कबीले के नेता से आया था और धीरे धीरे जारी रखा, पांचवें बुजुर्ग, ऐसी प्रतिभाशाली पोतीभू मिलने से जियो कबीले का गौरव बढ़ गया है। जहां तक जिया कबीले को ऐसा दामाद मिलने की बात है, हाँ, यह भी काफी स्वीकार्य है। बधाई हो। हॉल का माहौल तुरंत ठंडा हो गया। यदि कोई मूर्ख नहीं होता तो वह अपने मुंह से निकले बधाई शब्दों में स्पष्ट व्यंग्य को स्पष्ट रूप से सुनता। अध्याय 6 अद्वितीय सौंदर्य। जब जियो यिंग जीवित थी, जियो कबीले में जियोली की स्थिति किसी से पीछे नहीं थी, यहाँ तक कि उस समय जियो कबीले के नेता भी उसके प्रति सम्मानजनक थे। स्पष्ट कारण था, उस समय जियो यिंग की प्रतिभा ने उन्हें भविष्य में जियो कबीले के सबसे मजबूत विशेषज्ञों में से एक बनने की क्षमता दी। जियो यिंग के पिता के रूप में इस दुनिया में जो शक्तिशाली लोगों का सम्मान करती थी, जियोली को बहुत सम्मान दिया जाता था। हालांकि जियो यिंग की मृत्यु के बाद जियोली का एकमात्र पोता क्षतिग्रस्त गहरी नस के साथ पैदा हुआ था। हालांकि वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे मजबूत था, फिर भी उससे कौन डरता। उनका बेटा मर चुका था, उनका पोता विकलांग था और उनका कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं था। जियो कबीले में उनकी स्थिति अब विनाशकारी गिरावट का सामना कर रही थी। जियोली को गुस्सा नहीं आया क्योंकि वह पहले से ही शब्दों के खेल के इन निंदनीय प्रहारों का आदी हो चुका था। उदासीन मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, आज व्यक्तिगत रूप से आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। इस घटना का जश्न मनाने के लिए कुछ कप से अधिक शराब पीना सुनिश्चित करें। मैं आज स्वयं यहाँ आकर आपको अपना परिचय दे चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी शराब की जरूरत नहीं है। मेरा पोता जियो चेंगजी अब प्राथमिक गहन क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गया है। मैं काफी समय से यहाँ हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसे स्थिर करने जाना चाहिए। तीसरे बुजुर्ग ने खड़े होते हुए कहा, टीएल, चेहरा दिखाओ, किसी को सम्मान दो, खासकर जब सार्वजनिक रूप से। चेंगजी पहले ही प्राथमिक गहन रीम के 7वें स्तर तक पहुंच चुका है। केवल 17 वर्ष का होना और इतनी सफलता पाना, उसका भविष्य सचमुच असीमित है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप आज सकारात्मक रूप से चमक रहे थे, यह निश्चित रूप से संतुष्टिदायक है। अन्य 4 बुजुर्ग चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए उसे बधाई देने के लिए खड़े हुए। हालांकि अच्छी तरह से अनुशासित जियोली के चेहरे पर सघन क्रोध की झलक थी। उनके 4 भाइयों ने हमेशा उनका सम्मान किया था, लेकिन जब से जियो यिंग की मृत्यु हुई और जियोचे की क्षतिग्रस्त प्रोफाउंड नस की पुष्टि हुई, उनका रवैया बदतर के लिए बदल गया।
मूलतः वे अब उसके प्रति सम्मान दिखाने की जहमत नहीं उठाते। वे आम तौर पर उनके सामने अपने पोते के बारे में डींगे हाँकते थे, लेकिन अब उनके अपने पोते की शादी के मंडप में वे अभी भी निडर होकर अपने पोते की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। उनके भाइयों ने अपने पोते की सफलता का इस्तेमाल उसके दिल के सबसे गहरे घावों को मिटाने के लिए किया। एकाएक गोलियों के पसीने छुड़ा देने वाला माहौल बदल गया। समारोहों के मास्टर जियोडे ने जल्दी से शादी की प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की और ऊंची आवाज में कहा, दूल्हा और दुल्हन दुल्हन कक्ष में जाएं। विशिष्ट अतिथि कृपया भोज में जाएं। घंटों और हर्षित ढोल की आवाज के बीच, जिस जोड़े को कई लोग देख रहे थे, उन्होंने पूजा की अपनी रस्में पूरी की और जियोचे के छोटे से आंगन की ओर चलना शुरू कर दिया। दुल्हन कक्ष वह कमरा था जहां जियोचे आमतौर पर रहती थी। इसे पूरी तरह से लाल रंग से सजाया गया था। फर्श पर कालीन पर ड्रैगन और फीनिक्स की बारीक कढ़ाई की गई थी जो बादलों पर उड़ रहे थे, जो एक आनंदमय विवाह के लिए एक शुभ प्रतीक था। लाल रेशम से भरे कमरे में एक बड़ा दोहरी खुशी चिन्ह भी था और एक सुनहरे दीपक के बीच दो लाल मोमबत्तियां चमक रही थीं। मोमबत्ती पर उकेरा गया ड्रैगन और फीनिक्स टिमटिमाती रोशनी में झूमते नजर आते हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती सुनहरे चमकीले पर्दे को छू गई और कमरे को एक स्वप्निल धुंधले रंग से भरती हुई प्रतीत हुई। यह बाहरी दुनिया से अलग था और इस तरह चमक रहा था कि किसी की भी आंखें नम हो जाएं। जिया किंग्यू की नौकरानी जिया डोंगलिंग जिया किंग्यू को अपने बिस्तर पर बैठने के लिए ले गई और फिर बिना आवाज के दरवाजा बंद करते हुए कमरे से बाहर चली गई। कमरा शांत हो गया और वे केवल अपनी सांसों की हल्की हल्की आवाज ही सुन पा रहे थे। जिया क्विंग्यू चुपचाप शांत और निश्चल बैठी रही। जियोचे उसके पास नहीं आया, बल्कि दरवाजे के पास खड़ा हो गया और अपनी आंखों में छाया भरी दृष्टि से उसे घूरता रहा। तुम्हारे विवाह के दौरान तुम्हारे दादाजी का अनादर किया गया था। तुम सच में बहुत परेशान होगे, है ना? एक धीमी साफ आवाज जियोचे के कान में घुसी और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। हालांकि जिया क्विंग्यू की बातें उसके कानों को चुभ गईं, लेकिन उसने उससे बात करने की पहल करके उसे आश्चर्यचकित कर दिया। जियोचे ने अपनी तरफ देखा और झिझकते हुए बोला, अब आप उस फीनिक्स कोरोनेट को हटा सकते हैं। वह चीज बहुत भारी है और अगर आप इसे बहुत देर तक पहने रहेंगे तो यह असुविधाजनक हो जाएगी। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट की शादी की परंपराओं के अनुसार दूल्हे को दुल्हन के लिए मुकुट उतारना होगा। कुछ देर पहले जब वह उसे गाड़ी से उतारने में मदद करने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी रहस्यमय ठंडी आभा से उसका हाथ काट लिया। जियोचे उसे फिर से छूने में बहुत गर्व महसूस कर रहा था क्योंकि उसे दोबारा ऐसा होने का डर था। इसके अलावा उसने यह नहीं सोचा था कि अगर वह वास्तव में उसकी ताजपोशी में उसकी मदद करने की कोशिश करेगा तो निर्दयी जिया क्विंग्यू उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने को भी तैयार होगी। थोड़ा रुकने के बाद जिया क्विंग्यू ने अपने हाथ उठाए और चुपचाप फीनिक्स कोरोनेट उतार दिया। उस पल जियोचे की दृष्टि में एक सुंदर लुभावनी चेहरा दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपनी आकर्षक आंखें उठाईं और जियोचे के संपर्क में आई, वह तुरंत स्तब्ध हो गया। अवर्णनीय शानदार आंखों की एक जोड़ी उससे मिली। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का सार उसकी आंखों में गहराई तक समा गया है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार या सबसे कीमती शब्द भी उसकी सुंदरता को सटीक रूप से चित्रित नहीं कर सका। उसकी जेड जैसी त्वचा और मलाईदार चेहरा कमरे में मंद रोशनी के नीचे बर्फ की तरह सफेद था। उसके होंठ दुनिया की सबसे नाजुक पंखुड़ियों की तरह थे और उसकी नाक सबसे सुंदर सफेद जेड की बनी हुई थी, जो जन्मजात बड़प्पन के साथ ऊंची और गौरवान्वित थी। आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है, जियोचे ने अपनी बिना पलकें झपकाए उसे मापते हुए बड़बड़ाया। दो खूबसूरत आंखों ने उसकी ओर देखा। एक अंतहीन गुरुत्वाकर्षण रसातल ने उसका हर ध्यान और विचार अपनी ओर खींच लिया, जिससे उसके लिए अपनी आंखें कहीं और ले जाना मुश्किल हो गया। हालांकि यह एक अरेंज मैरिज थी जो उनके जन्म के बाद से ही तय हो गई थी, लेकिन जब वह छोटा था तब कभी कभार मिलने वाली झलक के अलावा यह वास्तव में पहली बार था जब उसने 10 साल की उम्र के बाद जिया क्विंग्यू को देखा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिया क्विंग्यू ने शायद ही कभी अपना घर छोड़ा था और विकलांग जियोचे का आत्मसम्मान कम था जो एक हीन भावना में बदल गया था।
उसने जियाक विंग्यू के बारे में केवल दूसरों की सुनी सुनाई बातों से सुना था और यह सुनने के बाद कि जियाक विंग्यू बड़ी होकर एक अद्वितीय सुंदरता बन गई है, उसने उसे अपने दिल में चित्रित किया। उसके भ्रम की छाया धुंधली हो गई जब उसने जियाक विंग्यू को देखा और महसूस किया कि वह सच्ची सुंदरता के सामने है। जियाक विंग्यू का आकर्षण उसकी कल्पना से परे था क्योंकि वह इस अद्वितीय सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता था। दो दुनियाओं की स्पष्ट यादों वाला जियोचे ऐसे दृश्य का सामना करने पर अपने विचारों को भूलने से खुद को नहीं रोक सका। जियाक विंग्यू को फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 सुंदरी कहा जाता था, लेकिन अगर कोई कहे कि वह ब्लू विंड एम्पायर में नंबर 1 सुंदरी थी, तो जियोचे उस दावे पर विवाद नहीं करेगी। वह ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकता था जो उसकी आंखों के सामने इस खूबसूरत दृश्य से बेहतर हो। उसकी आंखों के सामने लड़की अभी 16 साल की थी। उस उम्र में लड़कियां पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती हैं, लेकिन यह कल्पना करना असंभव है कि कुछ वर्षों के बाद जियाक विंग्यू का क्या होगा। शायद वह उस समय तक एक उत्कृष्ट स्तर तक पहुंच जाएगी। एक लड़की जिसकी हर हरकत और मुस्कान से दुनिया हिल सकती है। उसका जन्म छोटे से तैरते बादलों वाले शहर में हुआ था और यह लड़की आज उसकी पत्नी बन गई है। जियोचे उसकी वास्तविकता की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सका। और आप वह नहीं हैं जो अफवाहें कहती हैं और न ही वह हैं जो मैंने सोचा था। जियाक विंग्यू उठी और जैसे ही वह जियोचे के पास पहुंची, उसके शरीर का स्पर्श करने वाला मोड़ उजागर हो गया। जैसे ही उसने अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया, उसकी आंखें पानी की तरह चमक उठीं। अफवाहें कहती हैं कि आपकी नस अक्षम हो गई है, इसलिए आप केवल प्राथमिक गहन दायरे के पहले स्तर पर ही रह सकते हैं। इसकी वजह से आपका शरीर कमजोर है और आपका आत्मसम्मान कम है, क्योंकि आप केवल घर पर ही रहते हैं। आपके एकमात्र मित्र आपकी छोटी चाची ज़ियोलिंगशी और मेरा छोटा भाई युआनबा हैं। आपके शरीर पर एकमात्र चीज जिसे एक लाभ के रूप में माना जा सकता है, वह आपकी उपस्थिति होगी। आपकी गहरी आभा न केवल कमजोर और धुंधली है, बल्कि आपकी गहरी नस वास्तव में अक्षम है। हालांकि अफवाहों में आपके बारे में जो दावा किया गया था, आपका व्यक्तित्व उससे बिल्कुल अलग है। जियाक विंग्यू जियोचे से 3 कदम की दूरी पर रुक गई और उसने अपनी खूबसूरत आंखों से सीधे जियोचे को देखा। हालांकि आप जानबूझकर छिपते हैं और अपने असली चरित्र का दिखावा करते हैं, लेकिन जब से मैंने आप पर अपनी नजरें रखीं, तब से मुझे आपके अहंकार का एहसास हुआ। आप उन अफवाहों के बिल्कुल विपरीत हैं। इससे पहले मैंने अपने स्थान पर अपनी गहन शक्ति से आपका हाथ जमा दिया था, लेकिन आपकी शांत प्रतिक्रिया ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। यदि आपका हाथ इतना स्थिर नहीं होता, तो मुझे संदेह होता कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग करने में विफल रहा। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर शादी के हॉल में आपका और आपके दादा जियोली का मजाक उड़ाया गया, लेकिन ऐसा लगा कि आप एक क्षण के लिए क्रोधित हुए और फिर आपका गुस्सा गायब हो गया। आपकी अभिव्यक्ति और हृदय गति में असामान्य उतार चढ़ाव का कोई संकेत नहीं मिला। यहाँ तक कि एक मध्यम आयु वर्ग के गहन आत्मा अभ्यासी के लिए भी उस मानसिक स्थिति को प्राप्त करना कठिन है। जब आप मुझे देखते हैं, तो आपकी आंखों में एक जुनूनी चमक होती है जो अब भी कम नहीं हुई है। आपकी अक्षम गहरी नस एक सच्चाई है, लेकिन आपके वास्तविक व्यक्तित्व और मन की स्थिति ने सभी को मूर्ख बना दिया है। जियाक विंग्यू फुसफुसाए, जब उसकी असीम गहरी आंखें जियोचे को घूर रही थीं। जियोचे आश्चर्य से चौंक गया। जियाक विंग्यू के इतना करीब होने पर उसके फूलों की सुगंध की उपस्थिति में कोई भी आमतौर पर परमानंद में हो जाता है, लेकिन जियोचे को इससे प्रभावित होने की परवाह नहीं थी। उसका दिल पूरी तरह से सदमे में आ गया था जब उसने विस्मय से उसकी ओर देखा। यह सच था, वह वास्तव में एक गौरवान्वित व्यक्ति था, चाहे वह किसी की भी उपस्थिति में क्यों न हो, क्योंकि जब वह एज़्योर क्लाउड महाद्वीप में था, तो वह वहां के गौरवान्वित सरदारों में से एक था। इस समय फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने समय के उन दिग्गज सरदारों के बराबर नहीं था। हालांकि उनकी ताकत में अत्यधिक गिरावट आई, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति वैसी ही रही। वह जानबूझकर इस तरह प्रकट होने के लिए नहीं निकला था, लेकिन ऐसा था उनके पिछले जीवन का स्वाभाविक रवैया। हालांकि उसे अपनी वर्तमान ताकत और स्थिति की कमी के कारण अपने गौरवपूर्ण आत्म को छिपाकर रखना पड़ा।
जिया क्विंग्यू ने जो कहा उसने एक ही बार में उनके व्यक्तित्व का पूरी तरह से वर्णन कर दिया। जिया कबीले से वापस जियो कबीले की सड़क पर उसने हमेशा सोचा कि उसने उसे तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा से रखा क्योंकि वह एक स्वर्गीय खजाना थी और वह फर्श पर कीचड़ था जिसे लोग तुच्छ समझते थे। यह एक सामान्य सामान्य विचार था, लेकिन उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वापसी की यात्रा के दौरान वह उसे देख रही थी। जियोचे ने अचानक जिया क्विंग्यू को एक नई रोशनी में देखा जब उसने उसकी बेहद खूबसूरत आंखों में देखा। उन स्पष्ट आंखों ने, जिन्होंने उसके दिल और दिमाग को बारीकी से देखा, उसे सदमे में डाल दिया। आपको पता है, अनुभव की दो यादों वाला यह जियोचे एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया के सभी नायकों और यहां तक कि मौत के सामने भी हिलाया नहीं जा सकता था। फिर भी वह उसे पहले ही देख चुकी थी। क्या वह सचमुच एक लड़की थी जो अभी अभी 16 वर्ष की हुई थी? इस 16 साल की लड़की के पास इतनी भयानक नजर और दिमाग कैसे हो सकता है? जियोचे को संदेह था कि शायद जिया क्विंग्यू उसके जैसा ही था, एक व्यक्ति जिसने इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। क्या आप इसे सहन कर रहे हैं? जिया क्विंग्यू ने थोड़ा रुककर पूछा। इसे सहना? जियोचे ने एक आत्मनिंदा भरी हंसी निकाली। शायद मेरी क्षतिग्रस्त गहरी नस का सच नहीं बदलेगा। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में एक विकलांग प्रोफाउंड नस के साथ जीवन जीने से लोगों ने मुझे हे दृष्टि से देखा है, जैसे कि मैं उनके जूते के तल पर मैल हूं। क्या कायरतापूर्ण आत्मदोष और मौन सहनशीलता में कोई अंतर है? इसे सहना? ऐसा लगता है मानो वह इसे सहन कर रहा हो। कल का जियोचे बिल्कुल वैसा ही था जैसा अफवाहों में कहा गया था कि वह था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिया क्विंग्यू कितनी चतुर थी, वह सोच भी नहीं सकती थी कि आज के जियोचे के पास एक और जीवन भर की स्मृति होगी। इसके साथ ही उसका स्वभाव और मानसिक स्थिति भी बदल गई थी। जिया क्विंग्यू की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने अचानक अपने हाथ की जेड जैसी हथेली उठाई और उसकी छाती को छूने के लिए 2 उंगलियां फैला दीं। अचानक एक ठंडी लेकिन पूरी तरह से ठंडी आभा जियोचे की छाती पर नहीं पड़ी और उसके पूरे शरीर में फैल गई। जैसे ही जियोचे उससे पूछने ही वाली थी कि वह क्या कर रही है, ठंड का एहसास तुरंत गायब हो गया और जिया क्विंग्यू ने अपने होंठ खोले जो फूल की कोमल पंखुड़ियों की तरह थे। आपकी गहरी नस वास्तव में अक्षम है, लेकिन यह कोई जन्मजात विकृति नहीं है। जब आप बहुत छोटे थे तब संभवतः आप पर हमला किया गया था और किसी ने सीधे तौर पर आपकी गहरी नस को नष्ट कर दिया था। अध्याय 7 जमे हुए बादल। असगार्ड नष्ट हो गया था। जियोचे ने भौहें चढ़ा दी। जब से वह बच्चा था, उसके दादा और बाकी सभी लोग कहते थे कि वह क्षतिग्रस्त गहरी नस के साथ पैदा हुआ था। जब उन्हें पुनर्जन्म की यादें वापस मिलीं तो उन्होंने खुद भी इस पर विश्वास किया क्योंकि उनकी यादों में उनके जीवनकाल के दौरान सभी चिकित्सा पुस्तकों में महारत हासिल करना शामिल था। लेकिन जिया क्विंग्यू ने कहा कि वह क्षतिग्रस्त गहरी नस के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वह किसी बाहरी ताकत से क्षतिग्रस्त हुई थी। सच तो यह है कि जियो कबीले में कोई भी इस भेष को देखने में सक्षम नहीं था। जिया क्विंग्यू ने कुछ ही समय में उसे देखा था और उसके लिए यह तथ्य बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट था। यह महिला। हाँ, जियो क्विंग्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और धीरे से बोली, आपके बचपन के दौरान यह भारी क्षतिग्रस्त हो गया था और आपके परिवार ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से इसकी कभी मरम्मत नहीं की गई और अब जब आप बड़े हो गए हैं तो क्षतिग्रस्त प्रोफाउंड वेन पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में आ गई है और मरम्मत की सभी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जिया क्विंग्यू ने वह आखिरी बयान पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। यदि किसी वयस्क की गहरी नस क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उनकी शक्ति लीक हो जाती है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए कई तरह के तरीके हैं। हालांकि यदि गहरी नस शैशवावस्था के प्रारंभिक चरण में टूट जाती है तो नस का विकास खराब आधार से शुरू होगा और केवल बदतर हो जाएगा। जियोचे की उम्र में नस पहले से ही खराब आकार की हो गई थी, इसलिए इसे वापस सामान्य रूप से ठीक करना असंभव था। जियोचे की अभिव्यक्ति नहीं बदली और बस इतना कहा, यह जरूरी नहीं कि सच हो। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर झुकाकर उसकी ओर देखा।
ऐसा लगता है कि आपके मन में हमेशा अपनी गहरी नस की मरम्मत करने का विचार था। मैं इसे निश्चित रूप से ठीक कर दूंगा, जियोचे ने स्पष्ट रूप से कहा। जिया क्विंग्यू ने उसे गहराई से देखा। उसने उसकी आंखों में न केवल आत्मविश्वास और अहंकार देखा, बल्कि शीतलता की गहरी परत भी देखी। उसने अपने दिल में आह भरी और धीरे से बोली, प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट एक बड़ी जगह है जहां बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग हैं। शायद वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद हो जो आपकी क्षतिग्रस्त नस की मरम्मत कर सके। जो बात मैंने पहले कही थी, उसे इतने दावे के साथ मुझे नहीं कहना चाहिए था। आप इसे मेरी नासमझी ही मान सकते हैं। उन कुछ शब्दों में जियोचे की उसके प्रति धारणा में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वह झिझका, फिर पूछा, आपने पहले जो बर्फीली ठंडी शक्ति का उपयोग किया था वह क्या थी? मैंने फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में उस कौशल वाले किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। आपका स्वामी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी का व्यक्ति नहीं है, क्या मैं सही हूं? बेशक, यह आप पर निर्भर है कि आप मुझे बताना चाहते हैं या नहीं। जिया क्विंग्यू थोड़ी देर के लिए चुप रही और जब जियोचे को लगा कि वह जवाब नहीं देगी तो उसने शांति से उत्तर दिया, फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स। जमे हुए बादल कला। जियोचे इस नाम से थोड़ा कांप उठा क्योंकि उसे अपनेपन का एक अस्पष्ट सा एहसास हुआ। जब उसे अचानक अवधारणा का नाम याद आया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से शब्द निकल गए, जमे हुए बादल असगार्ड। जिया क्विंग्यू ने अपना सुंदर सिर झुकाया और आश्चर्यचकित भाव से जियोचे की ओर देखा। जब उसने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड चिल्लाया तो जियोचे पहले ही अपना आपा खो चुका था, लेकिन उसकी नजर में वह अभी भी बहुत शांत था। भले ही तैरते बादलों के शहर के स्वामी ने वह नाम सुना हो, उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और उसके पैर डर से कांपने लगेंगे। उसने हल्के से कहा, मेरे गुरु वास्तव में फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से हैं, इसलिए मुझे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड का शिष्य माना जा सकता है। यह तथ्य, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में एकमात्र व्यक्ति जो इसके बारे में जानता है वह मेरे पिता हैं। आप अब दूसरे हैं। मैं आपको यह बता रही हूं क्योंकि अब आप मेरे पति हैं और यह आपके प्रति मेरे सम्मान का सबसे बुनियादी आधार है। जियोचे की तेज दिल की धड़कन शांत नहीं हो सकी। शब्द जमे हुए बादल असगार्ड एक विशाल बम की तरह उसके दिल में फूट गए, क्योंकि यह ब्लू विंड एम्पायर के 4 प्रमुख संप्रदायों में से सबसे शक्तिशाली था और साथ ही उन लोगों की पवित्र भूमि भी थी जो इसमें रहने के लिए उत्सुक और लालायित थे। यहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर के राजघराने को भी हर साल अपने उत्कृष्ट अस्तित्व की पूजा करनी चाहिए। स्वर्गीय तलवार विला, जमे हुए बादल असगार्ड, जियो संप्रदाय, जलता हुआ स्वर्ग कबीला। प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप के 7 देशों में से ब्लू वाइंड साम्राज्य वर्तमान में सबसे छोटा था। हालांकि उनकी कुल ताकत सबसे कम थी, फिर भी उन पर कभी भी दूसरे देशों का कब्जा नहीं हुआ। इसका एक बड़ा कारण वे 4 प्रमुख संप्रदाय थे। वे शक्तियां ब्लू वाइंड साम्राज्य की ताकत से नहीं डरती हैं, बल्कि 4 प्रमुख संप्रदायों से डरती हैं। उन 4 प्रमुख संप्रदायों की ताकत के बारे में कोई संदेह नहीं है। जिस प्रक्रिया में वे शिष्यों की भर्ती करते थे वह बहुत सख्त थी और वे अपने चयन में पृष्ठभूमि की परवाह नहीं करते थे। आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण चीज जो वे चाहते हैं वह है प्रतिभा। ब्लू विंड एम्पायर में रहने वाला हर व्यक्ति उस तरह के महान भाग्य का सपना देखता है और उसकी आकांक्षा करता है। यदि आप इन प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक में शामिल हो जाते हैं तो सबसे छोटे शिष्य भी अपने परिवार के लिए सम्मान और समृद्धि लाएंगे। यहाँ तक कि वे दरबार में सम्माननीय अतिथि भी होंगे और उन्हें मार्क्विस के पद से सम्मानित किया जाएगा। इस छोटे से तैरते बादल शहर में किसी ने भी कभी किसी को उन प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश के बारे में नहीं सुना था और किसी ने इसके बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। यदि पिछले जियोचे ने 4 प्रमुख संप्रदायों के नाम सुने तो यह स्वर्गीय आकाश साम्राज्य के अस्तित्व को सुनने जैसा होगा। उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उन शब्दों से प्रभावित होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस पत्नी से उसने अभी अभी शादी की थी वह हेवनली स्वॉर्ड विला, फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के पीछे शीर्ष रैंक वाले संप्रदाय के शिष्यों में से एक थी। जियोचे ने तुरंत खुद को शांत किया और पूछा, चूंकि आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्यों में से एक हैं तो आपका परिवार इसे जनता के सामने क्यों नहीं प्रकट करता?
आपकी पहचान के साथ जिया कबीला फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और कोई भी उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं करेगा। नगर के मुख्य कुल सहित सभी धनी लोग आपसे अनुग्रह प्राप्त करना चाहेंगे। आपके जिया कबीले का विकास भी तीव्र गति से होगा। आपके कारण, जिया क्विंग्यू ने उत्तर दिया। मेरी वजह से? जियोचे चुप रहा। उन 3 शब्दों ने उसे याद दिला दिया था कि क्यों मैंने तुमसे जिया कबीले की एक लड़की की पहचान के साथ शादी की है और फ्लोटिंग क्लाउड के पूरे शहर में हंगामा मच गया है। अगर मैंने तुमसे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्य की हैसियत से शादी की तो न केवल हमारे फ्लोटिंग क्लाउड्स के छोटे से शहर में हंगामा मच जाएगा। चाहे कुछ भी हो, आपके और मेरे जिया कबीले के बीच बहुत सारे अप्रत्याशित परिणाम होंगे। आखिरकार आपके और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है, जियो क्विंग्यू ने स्पष्ट आंखों के साथ हल्की आवाज में कहा। हालांकि वह वहां केवल चुपचाप खड़ी थी, वह पहले से ही शानदार ढंग से चकाचौंध थी। जियोचे ने धीरे से आह भरी, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हें ठीक ठीक पता है कि क्यों? मेरी जान मेरे अंकल जियो यिंग ने बचाई थी। मैं ही वह कारण हूं जिसके तुरंत बाद एक हत्या के प्रयास के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मेरे जन्म के बाद से मेरे पिता ने अंकल जियो यिंग की दयालुता का बदला चुकाने के लिए हमारे बीच एक विवाह की व्यवस्था कर दी। हालांकि यह मेरे पिता का वादा था, मेरे पास उनकी अवज्ञा करने का कोई कारण नहीं है और इस प्रकार मेरे पास आपसे शादी न करने का भी कोई कारण नहीं है। जिया क्विंग्यू ने अपनी चमकदार ठंडी आंखें उठाईं, जिस कारण से मैंने आपको बताया कि मैं फ्रोजन क्लाउड असगार्ड से संबंधित हूं। आपको यह बताना था कि फ्रोजन क्लाउड कलाओं का अभ्यास जारी रखने के लिए मेरा दिल एक जमे हुए बादल की तरह होना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड केवल महिलाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें जीवन भर शुद्ध और अशुद्ध होना चाहिए। हालांकि मैंने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन इस जीवन काल में मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। आपको मेरी प्रतिबद्धता समझनी होगी। भले ही आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के शिष्य नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह मेरे प्यार में पड़ेंगे, जियोचे ने आत्मग्लानि भरी मुस्कान के साथ कहा। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। शायद तुमने मुझे गलत समझा है। मैंने कभी तुम्हारा तिरस्कार नहीं किया और न ही तुम्हें तुच्छ दृष्टि से देखा। मेरे गुरु ने मुझसे कई बार कहा था कि उच्च स्तर के लोगों को कभी किसी और की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें कम आंकें। इसके अलावा मैं अभी अभी अपनी यात्रा के शुरुआती बिंदु पर पहुंचा हूं। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट ताकतवरों का सम्मान करता है, इसलिए आसपास अनगिनत डॉक्टर हैं। सिर्फ इसलिए कि आपकी गहरी नस टूट गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। जियोचे को स्थानांतरित कर दिया गया। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी ने जिया क्विंग्यू की सुंदरता और प्रतिभा के बारे में डींगे मारी, लेकिन शायद किसी को भी उसकी मानसिक स्थिति की सुंदरता के बारे में नहीं पता था, जिसे इस दुनिया में अनगिनत मध्यम आयु वर्ग के लोग भी हासिल नहीं कर सकते। और वह वास्तव में केवल 16 वर्ष की थी। कुछ वर्षों के बाद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह कैसी होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की तस्वीरें पसंद आ गईं। ऐसी सुंदरता, प्रतिभा और परी जैसी बुद्धि वाली यह महिला वास्तव में अभी कुछ समय पहले ही उसकी पत्नी बनी थी। ऐसा लगा जैसे वह महज एक सपना था। यदि उसके पास 2 जन्मों का अनुभव और स्मृति नहीं होती तो वह हीनता की भावना महसूस करता और शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। मुझे यह बताने के लिए धन्यवाद, जियोचे ने भावुक आह के साथ कहा। जैसे ही उसकी आवाज बदली, उसकी आंखें केंद्रित हो गईं। फिर क्या आप मुझे अपनी वर्तमान गहन शक्ति का स्तर बता सकते हैं? 16 साल की उम्र में एलिमेंट्री प्रोफाउंड दायरे के 10वें स्तर में प्रवेश करना अद्भुत प्रतिभा थी जिसने फ्लोटिंग क्लाउड के पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हालांकि जियोचे को विश्वास नहीं था कि जिया क्विंग्यू अब प्राथमिक गहन क्षेत्र के केवल 10वें स्तर पर था, क्योंकि फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में प्रतिभा के इस बेजोड़ स्तर को फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की नजर में नहीं आना चाहिए। जिया क्विंग्यू चुप हो गई और उसने जियोचे के अचानक पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि उसकी चुप्पी ने संकेत दिया था कि उसकी ताकत प्राथमिक गहन क्षेत्र के 10वें स्तर से अधिक थी। आपको टोस्ट पर जाना चाहिए, जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपनी आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया।
novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दरवाजे के बाहर से धीमे कदमों की आवाज आई। जियो होंग की पुरानी कोमल आवाज दरवाजे से आई। युवा मास्टर, अब आपके लिए टोस्ट का प्रस्ताव करने का समय आ गया है। दादाजी हांग, मैं वहीं रहूंगा, जियो चे ने वादा किया था। जिया क्विंग्यू पर एक आखिरी नजर डालने और अपने कपड़ों पर धूल हटाने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। जैसे ही जियोचे चला गया, एक चमकदार बर्फ की आभा ने कमरे को घेर लिया और एक सफेद आकृति स्वप्न में जिया क्विंग्यू के सामने दिखाई दी। जिया क्विंग्यू हल्के से आगे बढ़ी और सौम्य और सम्मानजनक आवाज में बोली, मास्टर किंग्यू, क्या तुम मेरे साथ फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर लौटना चाहती हो? सुंदर कोमल आवाज बादल जैसी धुंधली और हवा की तरह कोमल थी। यह दुनिया के सबसे ठंडे दिल को भी पूरी तरह पिघला देने के लिए काफी था। जिया क्विंग्यू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मास्टर किंग्यूए थोड़ी देर रुकने का इरादा रखता है। अगर मैं शादी होते ही छोड़ दूं तो उसे और भी अधिक कठोर अंतहीन उपहास सहना पड़ेगा। मैं मास्टर से मुझे 1 महीने का समय देने के लिए कहता हूं ताकि जब मैं जाऊं तो मैं उसे चोट न पहुंचाऊं और न ही दूसरों को उसका मजाक उड़ाने दूं। सफेद कपड़े पहने महिला ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से सिर हिलाया और मंद मंद मुस्कुराई। ठीक है। सैकड़ों वर्षों में यह पहली बार है कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड शिष्य को विवाह की अनुमति दी गई। चूंकि यह एक अपवाद था, 1 और महीने के इंतजार का कोई मूल्य नहीं है। मेरी इच्छा पूरी करने के लिए धन्यवाद, मास्टर। जिया क्विंग्यू का शरीर फिर से नीचे झुक गया और उसने झिझकते हुए धीरे से फुसफुसाया, मास्टर, क्या उसकी गहरी नस की मरम्मत करना वास्तव में असंभव है? सफेद पोशाक वाली महिला ने बिना देर किए अपना सिर हिलाया। इस दुनिया में पूर्णता जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे लिए यह संभव नहीं लगता है। क्विंग्यू, यह अच्छा है कि आप एक दयालु और उदार हृदय वाले व्यक्ति हैं। हालांकि मैं वास्तव में इस मुद्दे पर आपकी मदद नहीं कर सकता। अध्याय 8 शादी की रात। जिया क्विंग्यू ने दोबारा नहीं पूछा। चूंकि इतनी ऊंची वंशावली और ऊंचे दर्जे वाली इस सफेद वस्त्रधारी महिला को भी यकीन था कि यह संभव नहीं है, तो इसके संभव होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होनी चाहिए। किंग्यू, मुझे पता है कि आप अपनी कृतज्ञता का कर्ज चुकाने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि आपकी जान कम उम्र में बच गई थी, यहां तक कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में अपनी वापसी में देरी करने के लिए भी, लेकिन उससे शादी करना उस दायित्व को चुकाने के लिए पहले से ही पर्याप्त होना चाहिए। जब आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर लौटेंगे तो आपकी पहचान उजागर हो जाएगी। हालांकि आपके जाने के बाद उन्हें और अधिक उपहास सहना पड़ सकता है, लेकिन फ्रोजन क्लाउड असगार्ड शिष्य के पति होने की उनकी स्थिति अभी भी बरकरार रहेगी। कम से कम इस छोटे से तैरते बादल शहर में इस तरह की प्रतिष्ठित स्थिति के साथ कोई भी उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। सफेद पोशाक वाली महिला ने सांत्वना भरे स्वर में कहा। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। जिया क्विंग्यू ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे ऐसी आशा है। उसकी गहरी नस अक्षम है और उसके पास कोई अन्य ताकत भी नहीं है। शायद वह अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएगा, लेकिन आप सुंदर और स्मार्ट हैं। आपके स्वभाव की प्रतिभाएं सैकड़ों वर्षों में एक बार जन्म लेती हैं। नहीं तो हमारी मालकिन तुम्हें इस तरह नियम तोड़कर शादी नहीं करने देती। तुमसे शादी करना उसके पूरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सौभाग्य था। आपका यह कदम उठाना ही न्याय है। अगर उसके पिता अभी भी जीवित और समझदार होते तो उन्होंने यह शादी रद्द कर दी होती। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें 1 महीने बाद ले जाऊंगा। इस अवधि में मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा। यदि आपको कोई ऐसी समस्या आती है जिसका समाधान न हो सके तो मुझे सूचित करने के लिए मुझे एक पत्र लिखें। मैं शिक्षक को विदाई देता हूं। सफेद लबादे वाली महिला की ठुड्डी घूम गई। अचानक एक खूबसूरत चेहरा जिस पर शीतलता का आभास था नजर आया।
उसने कोई मेकअप नहीं पहना था क्योंकि उसकी त्वचा जेड़ के बर्फ के सफेद टुकड़े की तरह चिकनी थी। जब लोग उस पर अपनी निगाहें रखते हैं तो उसका वर्णन करने के लिए बर्फ के मांस और जेड़ की हड्डियों वाली एक सुंदरता और मोतियों के होठों के साथ बर्फ का चेहरा शब्दों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। उसके चेहरे की विशेषताएं जितनी उत्कृष्ट थीं, उतनी ही परिपूर्ण भी थीं। वह इतनी आकर्षक थी कि लोग उसकी ओर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। उसकी आंखों में देखकर कोई भी यही सोचेगा कि वह जितनी पवित्र थी उतनी ही ऊंची भी थी। वह एक परी की तरह थी जो निर्वाण से ऊपर उठ चुकी थी, मानव क्षेत्र में किसी से भी बेदाग थी। उसने खिड़की खोली और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो किसी अदृश्य ठंडी बर्फ की आत्मा के साथ। वह ऐसी लग रही थी मानो वह ठीक उसी स्थान पर विलीन हो गई हो जहां वह एक बार खड़ी थी। ज्यो कबीले मुख्य हॉल, एक पूर्ण गेस्ट हाउस। 7वें अंकल लियू, कृपया एक पेय लें। जियोचे ने एक सौम्य दिखने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के सामने सम्मानपूर्वक एक कप पेश किया। वह व्यक्ति जिसे 7वें अंकल लियू कहा जाता था, हंसते ही खड़ा हो गया। उसने अपना प्याला उठाया और उसमें से सारी सामग्री निकाल दी। उन्होंने हंसते हुए कहा, मेरे भतीजे, मैं तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था। अब जब मैंने देखा कि तुमने अपना परिवार बना लिया है और इतनी अच्छी पत्नी से शादी कर ली है, तो मेरा दिल तुम्हारे लिए खुश है। धन्यवाद 7वें अंकल लियू। पहले बुजुर्ग, कृपया एक पेय लें। जियो कबीले के पहले बुजुर्ग जियोली ने कप लिया और पूरा कौर गटक लिया। फिर उसने शराब का कप मेज पर जोर से पटक दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी नाक से हम्फ कहने के अलावा उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा और न ही जियोचे की आंखों में देखा। उस रवैये के साथ भी जियोचे का शराब का प्याला पीने से पहले ही व्यक्त हो गया था कि उसने जियोचे को कितना बड़ा चेहरा दिखाया था। जियोचे ने ठीक से बात नहीं की और अगली टेबल पर चला गया। जैसे ही वह 2 कदम चला, जियोली ने फर्श पर थूक दिया और अपना मुंह खोला और जियोचे की सुनने की सीमा के भीतर ठंडे कठोर स्वर में बोला, इतना नाजुक फूल अब मल में डाल दिया गया है। वाह! जियोचे की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रहती है। उसके लगातार कदम रुके नहीं थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे सुना ही नहीं हो। ऐसा तभी था जब कोई करीब से नहीं देखता था, क्योंकि उसकी आंखें कठोर हो गई थीं और उनके पीछे एक गहरा ठंडा संघनन छिपा हुआ था। वह दूसरे बुजुर्ग जियोबो के पक्ष में आया। जियोचे थोड़ा झुका। दूसरे बुजुर्ग, जियोचे आपको एक कप प्रदान करता है। जियोबो ने जियोचे की आंखों में देखने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसने हल्के से कहने के लिए अपना मुंह खोला, यांग प्रिय, इसे पीने में मेरी मदद करो। हाँ दादाजी, जियो यांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसने जियोचे की शराब की पेशकश स्वीकार कर ली और पूरी शराब पी ली, केवल गुरु ध्वनि निकालते हुए। शराब का एक कप जो एक बुजुर्ग को दिया गया था लेकिन उसके बच्चों ने पी लिया, अब केवल अवमानना नहीं दर्शाता, यह एक तरह का सार्वजनिक अपमान था। शराब पीने के बाद जियो यांग ने कप नीचे रख दिया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में स्पष्ट तिरस्कार और उपहास भरा हुआ था। जियोचे ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया और अगली मेज पर चला गया। पहले की तरह जैसे ही उसने 2 कदम उठाए, एक ठंडी घुरघुराहट सुनाई दी, हम्फ, कचरा कचरा है। भले ही कचरा जिया कबीले में चढ़ गया हो, यह अभी भी है कचरा। जियो झूठ, वह बूढ़ा कमीना वास्तव में अपनी पोती पर निर्भर रहने वाला है। बाह! आवाज में गहरा तिरस्कार, व्यंग्य और निस्संदेह ईर्ष्या थी। भले ही किसी ने जिया कबीले की संपत्ति का उल्लेख नहीं किया हो, फिर भी कोई जिया क्विंग्यू की अद्भुत प्रतिभा के बारे में डींगे मार सकता है। यदि उसकी शादी जियोचे से नहीं बल्कि उसके पोते जियो यांग से हुई होती तो उसके सपनों से आने वाली उसकी हंसी वास्तव में श्रव्य हो सकती थी। जियोचे ने न सुनने का नाटक किया और मुस्कुराते हुए चला गया। जियोचे ने अपना टोस्ट खत्म किया और मेहमानों को बाहर भेज दिया। भोज की लंबी रात खत्म हो चुकी थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सच्ची हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देने वाले लोग इतने कम थे कि जियोचे उन्हें अपनी 10 छोटी उंगलियों पर गिन सकता था। अनगिनत लोग उसके प्रति बहुत विनम्र थे। आखिरकार आज उसकी शादी का दिन था,
लेकिन उसने लगभग सभी की आंखों में तिरस्कार साफ देखा। कुछ लोगों ने आह भरी, कुछ लोग क्रोध से जल उठे। बाकियों के चेहरे पर छिपा हुआ तिरस्कार और कचरा और बेकार जैसे अन्य नकारात्मक विचार लिखे हुए थे। उनकी गहरी नस अक्षम हो गई थी, इसलिए यह एक सच्चाई थी कि इसके कारण वह अपने पूरे जीवन काल में कोई महानता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्हें ज्योचे के साथ दोस्ती करने या विनम्र होने की जरूरत नहीं है। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि वे उसे ठेस पहुंचाए, क्योंकि अगर उन्हें ठेस पहुंचती भी थी तो वह अपनी अक्षम प्रोफाउंड वेन के कारण उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता था। इस बर्बादी से पहले वे बेईमान हो सकते थे और परवाह नहीं करते थे, आसानी से अपनी श्रेष्ठता का दिखावा करते थे। वे मजबूत महसूस करते थे क्योंकि वे उस व्यक्ति को हे दृष्टि से देखते थे जो कभी कुछ नहीं बन सकता था सिवाय उस व्यक्ति के जो उनसे कमजोर था। यह मानव स्वभाव की कुरूप वास्तविकता है। जल्दी आराम करो, जियोली ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ जियोचे को कंधे पर थपथपाया। जियोचे को नहीं पता था कि इस समय उसके दादाजी की मुस्कान के नीचे क्या छिपा था। जैसे जैसे जियोलाई बड़ी होती गई, उसका स्वभाव और अधिक कोमल होता गया। लेकिन जब वह छोटा था तो वह एक मोमबत्ती की तरह था जिसे आसानी से जलाया जा सकता था। यदि कोई उसे परेशान करता था तो वह उसे 10 गुना अधिक क्रोधित कर देता था और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। जियोचे अच्छी तरह से जानता था कि उसके दादा का स्वभाव बुढ़ापे के कारण नरम नहीं हुआ था, बल्कि उसके कारण नरम हुआ था। अपने निकम्मे पोते की रक्षा के लिए उन्हें दयालु और नरम बनना पड़ा। भले ही उन्हें हे दृष्टि से देखा गया हो, जब तक कि निचली रेखा को पार नहीं किया गया था वह इसे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से सहन करेंगे। इस तरह कोई भी दुश्मन नहीं होगा जो उसके पोते के निधन के बाद उससे बदला लेने के लिए वापस आएगा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में 5वें बुजुर्ग, जिससे हर कोई डरता था, अब अन्य बुजुर्गों द्वारा न तो उसका सम्मान किया जाता था और न ही उससे डर लगता था। युवा पीढ़ी के मामले में भी यह सच था। जियोली की पीठ को देखते हुए जियोचे के दिमाग में अपमानजनक और हंसते हुए चेहरों की छवियां उभरीं। जियोचे ने अपनी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच लीं क्योंकि वे धीरे धीरे पीली पड़ गईं। उसकी आंखें तेज हो गईं और बर्फ जैसी ठंडी ब्लेड की छवि उभरने लगी। इसके बाद उसके मुंह का कोना धीरे धीरे खुला और एक मुस्कुराहट प्रकट हुई जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जियोचे निश्चित रूप से एक प्रतिशोधी व्यक्ति था, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके मन में लंबे समय से द्वेष था। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में पिछले 6 वर्षों में उसका दिल जो नफरत से भर गया था उसे सब कुछ याद था। उसने उन सभी को याद किया जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन उन सभी लोगों को भी याद करते थे जो उसके साथ अच्छे नहीं थे। उसने इसे अपने दिल की गहराइयों में दबाए रखा, जब तक कि छोटी छोटी शिकायतों का भी बदला लेने का समय नहीं आ गया। आप लोग क्षमा करेंगे। जियोचे के मुंह से धीरे धीरे एक गहरा कंठस्थ शोर एक भयानक अभिशाप की तरह निकला। चूंकि भगवान ने मुझे एक अलग इंसान बनने का मौका दिया, तो मैं और मेरे दादाजी को इस बदमाशी से कैसे पीड़ित होने दे सकते थे। उसके छोटे से आंगन में चांद अभी भी आसमान पर लटका हुआ था। जियोचे अपने आंगन के कोने तक चला गया और अपना बायां हाथ बढ़ाया। अचानक उसकी हथेली से पानी के तीर छूट पड़े। आज की शादी के दौरान वह खूब शराब पीने से बच नहीं सके। अंत में उसने इतनी अधिक शराब पी ली कि ऐसा लगने लगा जैसे वह मुश्किल से अपने आप पर खड़ा हो सकता है। वह वास्तव में स्पष्ट रूप से जाग रहा था। ऐसा उसकी शराब को धारण करने की उच्च क्षमता के कारण नहीं था, बल्कि स्काई पॉइजन पर्ल के कारण था। उसने जो भी शराब पी थी वह स्काई पॉइजन पर्ल में स्थानांतरित हो गई। चूंकि मोती उसके शरीर के साथ एक हो गया था, इसलिए उसने उसके साथ इस तरह छेड़छाड़ की मानो वह उसके अपने शरीर की तरह हो। उआ लाला की आवाज काफी देर तक सुनाई देती रही जब तक कि स्काई पॉइजन पर्ल से सारी शराब नहीं हटा दी गई। जियोचे ने अपना शराब से ढका बायां हाथ उठाया और मुस्कुराया। उसने वाइन को सीधे अपने चेहरे पर मल लिया और तब तक सांस रोके रखी जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो गया। लड़खड़ाते हुए उसने अपने शयन कक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया और वह दाएं बाएं लड़खड़ा रहा था जैसे कि वह नशे में हो।
दरवाजा धक्का देकर खोला गया और शराब की गंध ने जियोचे का पीछा किया और वह लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हुआ जैसे कि वह किसी भी क्षण लड़खड़ाने वाला हो। उसने अजीब तरह से अपना सिर उठाया और जिया क्विंग्यू की ओर देखा। जिया क्विंग्यू अपनी खूबसूरत आंखें बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। यह बेहद शांत था। मोमबत्ती की मंद रोशनी उसके सुंदर कोमल चेहरे पर टिमटिमा रही थी, जिससे एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला रहस्यमय एहसास हो रहा था जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। जियोचे की आंखें चमक उठीं और उसके पैर कांपने लगे जैसे ही वह जिया क्विंग्यू की ओर बढ़ा। हे मेरी पत्नी, मैंने तुम्हें लंबे समय तक इंतजार करने दिया। चलो चलते हैं। हम अब दुल्हन कक्ष का उपयोग कर सकते हैं। जिया क्विंग्यू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और लापरवाही से अपना दाहिना हाथ लहराया। एक अप्रतिरोध्य ठंडी शक्ति अचानक जियोचे पर हावी हो गई और उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। जियोचे नीचे गिर गया और आंगन में पत्थर की मेज को लगभग गिरा ही दिया था। जियोचे दर्द में था और उसने अपने बट को रगड़ा। उसे उठने में बहुत प्रयास करना पड़ा और फिर वह गुस्से से दहाड़ उठा। अरे, मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तुम्हें इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत कमजोर हूं, फिर भी तुमने मुझे जितना जोर से मार सकते थे मारा। कोई भी सोचेगा कि तुम अपने पति की हत्या करने की योजना बना रही हो। दरवाजा खटखटाया। जियोचे आगे बढ़ा लेकिन पाया कि बेडरूम का दरवाजा मजबूती से बंद था। जियोचे अचानक उदास हो गई। यह महिला, छेड़खानी की तो बात ही मत करो, यहां तक कि मजाक को भी इतनी गंभीरता से लिया जाता है। क्या मैं सचमुच इस तरह खुशी से रह सकता हूं? मैं वास्तव में केवल मजाक कर रहा था। इसके अलावा मैं केवल प्राथमिक गहन दायरे के सबसे निचले प्रथम स्तर पर हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना भी चाहूं तो वह असंभव होगा। जिया क्विंग्यू ने कोई जवाब नहीं दिया। जियोचे काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा लेकिन दरवाजा खुलने का जरा भी संकेत नहीं मिला। जियोचे के छोटे से आंगन में केवल एक आवाज था। यह बताने का कोई मतलब नहीं था कि क्या उसके पास अन्य कमरे भी थे, क्योंकि उसके पास न तो काम करने का घर था और न ही कोई अस्तबल। यदि यह एक सामान्य दिन होता तो वह चुपचाप अपनी छोटी चाची के यहाँ सोने के लिए जा सकता था, लेकिन आज रात उसकी शादी की रात थी, इसलिए उसके लिए कहीं और सोना उचित नहीं था। जैसे ही ठंडी रात की हवा गुजरी, जियोचे कांपने लगा और ऐसा लगा जैसे वह छोटा हो गया हो। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और धीरे से बोला, अरे, तुम सच में मुझे बाहर सोने नहीं दे रहे हो, है ना? आपको पता होना चाहिए कि जियो कबीले में कई लोग हैं जो आप पर हाथ रखना चाहेंगे। वे बहुत परेशान हैं कि आज रात हमारी शादी की रात है। उन्हें एहसास हो गया है कि आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, भले ही हम शादीशुदा हों, मुझे आपको छूने नहीं देंगे, इसलिए वे मुझ पर हंसने के बहाने के लिए कुछ होने का इंतजार कर रहे होंगे। अगर वे आएं और देखें कि मुझे बाहर बंद कर दिया गया है तो मैं हमेशा के लिए हंसी का पात्र बन जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं अब भी तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हारे पास सचमुच मुझे हंसते हुए देखने का साहस है? कमरा अभी भी पूरी तरह शांत था। ठीक उसी समय जब जियोचे को दरवाजे पर लात मारने का विचार आया, बंद दरवाजा अंततः धीरे से खुल गया। जियोचे बिजली की तरह तेजी से अंदर आया और धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। जिया क्विंग्यू पहले से पुराने रवैये के साथ बिस्तर पर रही। हालांकि वह अभी अभी बिस्तर पर बैठी थी, फिर भी उससे एक धुंधली कुलीन सुंदरता झलक रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी मुड़ी, घबराई हुई जियोचे की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हें मुझसे 5 कदम की दूरी पर रहने की अनुमति नहीं है। फिर आप मुझे कहाँ सोने देंगे? जियोचे ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। कमरा छोटा था, इसमें केवल एक बिस्तर, एक पढ़ने की मेज, एक खाने की मेज और 2 अलमारियां थीं। यदि कोई कमरे के पार पूर्व से पश्चिम की ओर चले तो अधिक से अधिक बीच में 7 से 8 कदम की दूरी होगी। तुम बिस्तर पर सो जाओ। जिया क्विंग्यू बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। कोई जरूरत नहीं है, जियोचे ने साफ तौर पर मना कर दिया और जिया क्विंग्यू से सबसे दूर कोने में बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि जिया क्विंग्यू शायद उससे 100 गुना अधिक ताकतवर था,
लेकिन एक पुरुष के रूप में उसकी गरिमा ने एक लड़की को बिस्तर के अलावा कहीं भी सोने की इजाजत नहीं दी, अगर उसके पास कोई विकल्प होता। अध्याय 9। पत्नी, क्या तुम सो रही हो? उसने इतनी खूबसूरत पत्नी से शादी की थी, फिर भी अपनी शादी की रात वह उसके शरीर के किसी भी हिस्से को छू नहीं सकता था, सहला नहीं सकता था, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर सो भी नहीं सकता था। अपने कमरे के कोने में एक दीवार के सहारे झुकते हुए वह केवल चुपचाप अपने घुटनों को पकड़ सका। ज्योचे को अब वास्तव में इस दुनिया की दुर्भावना का एहसास हो गया था। इस नव रूपांतरित कमरे में लाल मोमबत्ती की रोशनी प्रतिबिंबित होती है, जिससे यह सुंदर लगता है। लाल पोशाक में दो लोग एक लंबी चुप्पी में चले गए, एक बिस्तर के किनारे पर बैठा था और दूसरा कोने में दयनीय रूप से छिपा हुआ था। इस घिसटते सन्नाटे के दौरान सुनाई देने वाली एकमात्र ध्वनि उनकी सांसों की अस्पष्ट ध्वनि थी। थोड़ी देर के बाद ज्योचे आखिरकार खुद को यह कहने से नहीं रोक सका, तुम नहीं करोगे? क्या सच में मुझे पूरी रात यहीं रुकने को कहा जाएगा? जिया क्विंग्यू की लंबी पलकें फड़फड़ाने लगीं और उसके शरीर का सुंदर मोड़ बिस्तर पर लेटने के लिए थोड़ा मुड़ गया। उसने लाल रंग का पर्दा खोल दिया और वह नीचे लटक कर गिर गया। ज्योचे केवल मंद मोमबत्ती की रोशनी में अपनी अस्पष्ट धुंधली छाया को देख सका। अचानक जिया क्विंग्यू ने अपने हाथ लहराए और ठंडी हवा के झोंके ने एक साथ दो लाल मोमबत्तियां बुझा दीं, जिससे ज्योचे कमरे की अंधेरी छाया में बैठ गया। यदि उसके लिए इस महिला को हराना असंभव नहीं होता, भले ही वह दिखने में उतनी ही ठंडी थी, फिर भी वह उस पर हमला कर देता। मैं पहले तो मजाक कर रहा था। न केवल मैं नशे में नहीं हूं, मैंने पूरी दोपहर एक घूंट भी नहीं पी। आप एक छोटा सा मजाक भी नहीं ले सकते, आपके पास हास्य की कोई समझ नहीं है। ज्योचे नाराजगी से बुदबुदाया। मैं जानता था कि तुम नशे में नहीं हो, जिया क्विंग्यू ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, लेकिन मुझे वास्तव में उन पुरुषों से नफरत है जो कहीं भी शौच और पेशाब कर सकते हैं। novelfullbook.com की यह सामग्री, यदि आप यह सामग्री पढ़ रहे हैं तो कृपया पढ़ना जारी रखने के लिए वेबसाइट novelfullbook.com पर जाएं। प्रति घंटा सबसे तेज अपडेट। शौच और पेशाब कहीं भी? क्या ऐसा हो सकता है? जब वह स्काई पॉइजन पर्ल से वाइन निकालने की कोशिश कर रहा था? बकवास। ज्योचे की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने कोने से उछला। आपने कहा था कि मैं अंधाधुंध कहीं भी पेशाब कर देता हूं। कौन सी आंख से देखा तुमने? तुमने केवल मेरे द्वारा शराब डालने की आवाज सुनी। शराब डालना, शराब डालना। ज्यो कबीले के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में मैं कभी भी इतना असंस्कृत और गंदा काम नहीं करूंगा। आपको मेरी गहन शक्ति को तुच्छ समझने की अनुमति है, लेकिन मेरे महान चरित्र और व्यक्तित्व का अपमान करने की नहीं। ज्योचे के उस पर दहाड़ने के बाद थोड़ा सफेद होकर उसने जिया क्विंग्यू की इत्मीनान भरी आवाज सुनी, मैं भी केवल मजाक कर रहा था। ज्योचे ने लगभग खून की उल्टी कर दी थी। उदास होकर ज्योचे अपने कोने में वापस चला गया और फिर से चुप हो गया। यह महिला वास्तव में मजाक करना जानती थी। आमतौर पर वह अपने बिस्तर पर आराम से सोता था, लेकिन अपनी शादी की रात उसे एक कोने में सोना पड़ा। उसके सोने का कोई रास्ता नहीं था। काफी देर तक रुके रहने के बाद ज्योचे ने फिर से अपनी आवाज निकाली, तो आप फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पर कब वापस जा रहे हैं? कल या परसों? जिया क्विंग्यू। ज्योचे हल्की अभिव्यक्ति के साथ हंसे और शांति से समझाया, हालांकि मैं फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के तरीकों के बारे में बहुत कम जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि वे केवल महिलाओं को स्वीकार करते हैं। प्रेम की भावनाएं वर्जित हैं और उन सभी को पवित्र होना चाहिए। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में अनगिनत खूबसूरत महिलाएं हैं और मैंने कभी नहीं सुना कि वहां किसी ने शादी की हो। लेकिन तुमने मुझसे शादी की, ऐसा लगता है कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के लोगों के बीच भी आपकी प्रतिभा और उपहार दुर्लभ हैं। आप शायद एक ऐसी प्रतिभा हैं जिसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार देखा है। अन्यथा वे आपके पक्ष में ऐसी मिसाल क्यों तोड़ेंगे? जिया क्विंग्यू। ज्योचे ने अपना सिर उठाया और अपनी छत के अंधेरे की ओर देखा और कहा, आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे आपको कम से कम समय में अपने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में भर्ती करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
ऐसे अनगिनत मजबूत अभ्यासकर्ता होने चाहिए जो उस गहन मार्ग का अध्ययन करते हैं जिसे एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देख पाएगा, और साथ ही अनगिनत खजाने भी। इन परिस्थितियों में आपकी प्रचुर शक्ति और स्थिति आसमान छू जाएगी। आप शायद जल्द ही जाने वाले हैं, क्या मैं सही हूं? जिया क्विंग्यू काफी देर तक चुप रही। थोड़ी देर बाद उसने अस्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, 1 महीने में। 1 महीना। ज्योचे की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति मुस्कुराहट में बदल गई जब उसने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाया, धन्यवाद जिया क्विंग्यू। आपने उनसे इस महीने के लिए पूछा होगा। मुझे संदेह है कि फ्रोजन क्लाउड असगार्ड स्वेच्छा से आपकी भर्ती में देरी करेगा और आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको मेरे जैसे बेकार व्यक्ति के साथ रहने देगा। 1 महीना काफी लंबा समय है और आप उनकी बहुमूल्य प्रतिभा हैं। भविष्य में आप समान स्तर तक भी पहुंच सकते हैं और फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की मालकिन के बराबर भी हो सकते हैं। दूसरे लोग मुझ पर हंस सकते हैं, मेरा मजाक उड़ा सकते हैं और मुझे अपनी नजरों में कभी नहीं डाल सकते, लेकिन आप जैसा कोई व्यक्ति जो भविष्य में अकल्पनीय हद तक सुधार करेगा, मुझसे शादी करने को तैयार था। आपने मेरे जैसे हास्यास्पद आदमी के गौरव की रक्षा करने और उसे बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि मुझे पता है कि आप मेरे दिवंगत पिता की दयालुता का बदला चुकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको उतना ही धन्यवाद देता हूं। कोई जरूरत नहीं है, जिया क्विंग्यू ने भावुक होकर उत्तर दिया। लेकिन उसका दिल थोड़ा अंदर तक हिल गया क्योंकि उसने जो कुछ कहा था उससे वह थोड़ा द्रवित हो गई। वह बिल्कुल भी गलत नहीं था, यहाँ तक कि उसके गुरु ने भी उससे कहा था कि उसके जैसी प्रतिभाएं इतनी दुर्लभ थीं जितनी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में भी हो सकती हैं। उसके गुरु ने यहाँ तक कहा कि एक बार जब जिया क्विंग्यू ने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में प्रवेश किया तो उसे विश्वास था कि वह गहन आत्मा क्षेत्र को पार कर सकती है और यहाँ तक कि गहन पृथ्वी क्षेत्र तक भी पहुंच सकती है। एक ऐसा स्तर जो फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नंबर 1 अभ्यासकर्ता जियोली के पास भी नहीं है। पहुंच सकता है। 20 वर्ष की आयु से पहले गहन पृथ्वी लोक तक पहुंचना। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के लोगों के लिए यह एक अकल्पनीय उपलब्धि थी। तुमसे शादी करने से पहले मैंने सोचा था कि तुम उन सभी लोगों की तरह होगे जो मुझे तुच्छ समझते हैं और मेरी उपेक्षा करते हैं, लेकिन मैंने जितना सोचा था तुम उससे कहीं बेहतर हो। आप न केवल सुंदर हैं बल्कि प्रतिभाशाली और दयालु भी हैं। एक महिला के रूप में आपको पूर्णतया परिपूर्ण माना जा सकता है। जिया क्विंग्यू। ठीक है, चूंकि आप इतनी दयालु हैं, आप निश्चित रूप से अपनी शादी की रात अपने पति को कोने में सोने नहीं देंगी, है ना? मेरा बिस्तर काफी बड़ा है और अगर उस पर 2 लोग सोएंगे तो निश्चित रूप से भीड़ नहीं होगी। इससे पहले कि जियोचे ने अपना वाक्य पूरा किया, कमरे में एक ठंडी और जानलेवा आभा फैल गई और वह कांप गया। अगर तुम बकवास करते रहे तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जियोचे ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और आज्ञाकारी ढंग से चुप हो गया क्योंकि उसके कठोर तलवे कड़वाहट के साथ वापस उसी स्थान पर चले गए जहां वह पहले बैठा था। कोई यहाँ है, जिया क्विंग्यू ने अचानक कहा। थोड़ी देर के बाद जियोचे ने कदमों की धीमी धीमी आवाज सुनी। यदि उसने जानबूझकर इसे सुनने की कोशिश नहीं की होती तो उसे कभी भी उन कदमों की आवाज नजर नहीं आती। उन पदचिन्हों का स्वामी मानो अचानक अपने आंगन के सामने रुक गया है। सावधान कदम आंगन के ठीक बीच में रुक गए और आगे नहीं बढ़े क्योंकि कमरे में अछूत जिया क्विंग्यू था। आधे दिन तक आंगन में इधर उधर छिपकर घूमने के बाद उन पदचिन्हों का मालिक जितना चुपचाप निकल सकता था उसी तरह चुपचाप चला गया, जैसे वे चुपचाप अंदर घुसे थे। रात हो चुकी थी और जियो यूलों को नींद नहीं आ रही थी। वह समय समय पर अपने चेहरे पर उन्मत्त भाव के साथ अपनी खिड़की से बाहर देखता था। दरवाजा खुला और जियो यांग के तेज कदम अंदर आए। जियो यूलोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और पूछा, यह कैसा है? यह जियो यांग ने जियो यूलोंग की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और बहुत सावधानी से बोला, मैं अभी जियोचे के घर से आया हूं। जियोचे को लगता है बाहर नहीं रखा गया है। जियो यूलोंग के चेहरे से आशा भरी अभिव्यक्ति उतर गई। जियो यांग का दिल धड़क उठा और उसने झट से कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बॉस।
जिया क्विंग्यू गवर्नर की हवेली और युवेन परिवार के लोगों को भी घृणास्पद उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। वह एक बेकार व्यक्ति जियोचे को कैसे पसंद कर सकती है? हालांकि उसे बाहर नहीं निकाला गया था, यह शायद इसलिए है क्योंकि उसे उस पर दया आती थी। वह शायद नहीं चाहती कि उसका मजाक उड़ाया जाए। हालांकि वह जिया क्विंग्यू के साथ एक ही कमरे में है, मुझे संदेह है कि वे एक ही बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वह संभवतः इसी क्षण जमीन पर लेटा होगा। यही होना चाहिए। जियो यूलोंग के अंधेरे अनिश्चित चेहरे ने जियोचे के आंगन की दिशा में अपनी आंखें घुमाईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जिया क्विंग्यू वह महिला है जिसे मैं चाहता हूं, और कोई भी मेरे मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं व्यक्तिगत रूप से जांच करूंगा कि क्या हुआ था। बिल्कुल उसे जिया क्विंग्यू को छूने न दें। हाँ, जियो यांग ने तुरंत उत्तर दिया। छोटा बौना जियोचे जो एक गेंद में लिपटा हुआ। गहरी नस को उन तरीकों से बहाल नहीं किया जा सकता है जो एक सामान्य चिकित्सक उपयोग करता है। लेकिन उनके लिए यह कोई असंभव उपलब्धि नहीं थी क्योंकि वह एक चिकित्सा संत के उत्तराधिकारी थे। उनके शिक्षक ने उन्हें चिकित्सा में हीलर के सिद्धांत के बारे में कई बार बताया था। किसी समस्या का सामना करते समय व्यक्ति को यह याद रखना चाहिए कि कारण और प्रभाव होता है। यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। यदि लोग पीड़ित हैं तो उपचारकर्ता भी अवश्य होंगे। इस संसार में कोई भी असाध्य रोग नहीं है, और यदि लोग कहते भी हैं तो वह रोग ठीक करने वाले की अपनी ही क्षमता की कमी है। अपनी गहरी नस की मरम्मत कैसे की जाए, इसके बारे में जियोचे आज तक सोच रहा था। उसकी गहरी नस कोई जन्मजात विकलांगता नहीं थी, बल्कि जन्म के समय किसी अन्य विकलांगता के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। बड़े होने के बाद उसकी गहरी नस अब पूरी तरह से खराब हो गई है, जिससे वह इसे बहाल करने के लिए सबसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करने में भी असमर्थ हो गया है। अपनी पुरानी अक्षम प्रोफाउंड वेन को नष्ट करने और दूसरे को पुनः विकसित करने के लिए उसे कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता थी। पत्नी, क्या तुम अभी तक सो रही हो? जियोचे ने पूछा। काफी देर की चुप्पी के बाद भी उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खांसी, पत्नी तुम सच में सो नहीं रही हो? जियोचे ने फिर पूछा। मेरा नाम जिया क्विंग्यू है, जिया क्विंग्यू ने ठंडी नरम आवाज में उत्तर दिया। मुझे पता है आपका नाम जिया क्विंग्यू है। जियोचे ने अपनी भौहें खुजाई और अजीब तरीके से पूछा, पत्नी मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझे जिया क्विंग्यू बुलाओ, उसने गुस्से में कहा। ओह ठीक है, जियोचे ने सिर हिलाया। पोकर चेहरे के साथ उन्होंने पूछा, पत्नी फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में जाने के बाद क्या आप 7 प्रोफाउंड जेमग्रास, पर्पल वेंड हेवन क्रिस्टल और अर्थ प्रोफाउंड दायरे का एक जानवर कोर प्राप्त करने में सक्षम हैं? क्या आप उन 3 चीजों पर पकड़ बनाने में सक्षम हैं?